और आज हम यही देखना चाहते हैं कि पेड एडवर्टाइजिंग के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। और फिर आप इसे समझकर खुद तय कर सकते हैं कि अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो इनमें से कौन-सा तरीका आपके लिए उपयुक्त रहेगा। याद रखिए दोस्तों, फ्री एडवर्टाइजिंग हमेशा सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजिंग का तरीका होता है। मैं इसका क्या मतलब बता रहा हूँ? तो सबसे पहला और हमेशा सबसे अच्छा एडवर्टाइजिंग का स्रोत क्या है? वो है वर्ड ऑफ माउथ यानी मुनहज़बानी प्रचार, जो नंबर 1 और सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजिंग का तरीका है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब कोई आपको किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो या तो वो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप जानते और भरोसा करते हैं। आप उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लेते हैं। यही वह अच्छा लिंक है जिसे आपके पास होना चाहिए। मैं हमेशा 2 उदाहरण देता हूँ, जब किसी ने सिनेमा में कोई अच्छी फ़िल्म देखी हो, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो बहुत सारे लोगों को बताते हैं, "अरे! तुम्हें वो फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, समझे? जो फ़िल्म विज्ञापित हो रही है, उसमें ये है, वो है, जाओ और देखो, वाक़ई बहुत अच्छी है।" और दूसरा उदाहरण है जब आप किसी नए रेस्तरां, नए पब या किसी नई जगह पर अच्छा खाना खाते हैं और आपको वह बहुत पसंद आता है। आप सबको किस बारे में बताते हैं? हाँ, मैंने उस जगह पर शानदार खाना खाया था। हमने ये खाया, सर्विस बहुत अच्छी थी, माहौल भी बहुत अच्छा था, आदि, आदि, आदि। ठीक है, मेरी राय में मुँहज़बानी प्रचार ही सबसे अच्छा विज्ञापन है। आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा और लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल सही लग रहा है ना? अगर आप लोगों को अपने उत्पादों, अपनी सेवाओं, यहाँ तक कि अपनी वेबसाइट या खुद के बारे में बात करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो मुँहज़बानी प्रचार वाक़ई में आपको ऑनलाइन सफल होने में मदद करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर हम देखते हैं कि पेड एडवर्टाइज़िंग क्या होती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम पेड एडवर्टाइज़िंग के अलग-अलग प्रकारों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेड एडवर्टाइजिंग में वे विभिन्न तरीके शामिल होते हैं जिनमें व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं को प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं। इन तरीकों में सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग, नेटिव एडवर्टाइजिंग और रीटारगेटिंग शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक रणनीति अलग-अलग प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट का उपयोग करती है ताकि विशिष्ट लक्षित दर्शकों तक पहुंचा जा सके। वही चर्चित शब्द लक्षित दर्शक, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक बढ़ाना, लीड्स जनरेट करना और बिक्री में वृद्धि करना है। तो यह उस विषय का संक्षिप्त परिचय है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से किसी का उपयोग करेंगे या नहीं, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। चुनाव आपका है। लेकिन आज मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, वह यह है कि आपको यह जानकारी देना कि आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से जो इसमें शामिल नहीं है, वह है एआई मार्केटिंग। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि एआई मार्केटिंग कैसे काम करेगी और विकसित होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सत्र के लिए हम सिर्फ इन्हीं बातों तक सीमित रहेंगे। तो आइए अब उन विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझते हैं जिनके बारे में हमने अभी बताया है, और पहला है सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईएम, या दूसरे शब्दों में पे पर क्लिक। ठीक है। व्यवसाय गूगल जैसे सर्च इंजनों को भुगतान करते हैं ताकि जब उपयोगकर्ता उनके उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विशिष्ट कीवर्ड खोजें, तो उनके विज्ञापन सर्च रिजल्ट्स के शीर्ष पर दिखें। अगर आप अभी गूगल पर जाएं और उदाहरण के लिए सोफा टाइप करें, तो आपको शायद 2 या 3 प्रायोजित विज्ञापन दिखाई देंगे। वहां लिखा भी होगा कि ये विज्ञापन है। ये वे पेड विज्ञापन हैं जिनके लिए किसी ने गूगल को भुगतान किया है ताकि वे पेज के शीर्ष पर दिखें, इस उम्मीद में कि जब आप सोफा टाइप करेंगे तो आप उन विज्ञापनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और उनसे कोई विशेष सोफा खरीदेंगे। हम अपने खुद के व्यवसायों के लिए भी यह काम आसानी से कर सकते हैं।
उन उत्पादों और सेवाओं के लिए जिन्हें हम बेचने वाले हैं, इसकी एक लागत होती है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं, आप अपनी वेबसाइट पर कितने क्लिक चाहते हैं, कौन से क्षेत्र, कौन सी जनसांख्यिकी आदि। अब यही वह जगह है जहां आपने किसी भी पेड विज्ञापन से पहले जो डेटा इकट्ठा किया है, वह वास्तव में काम आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जनसांख्यिकी, आयु वर्ग, स्थान, दिन के समय आदि की बहुत अच्छी जानकारी है कि लोग आपके उत्पाद के लिए सर्च इंजन पर कब खोज करेंगे। अगर आपके पास यह डेटा विज्ञापन शुरू करने से पहले ही है, तो सोचिए क्या होगा। आपके पास सही लक्षित ट्रैफिक के लिए सही तालाब में मछली पकड़ने का बहुत अच्छा मौका है। अन्यथा आप बस पैसे फेंक रहे हैं और सबसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिन लोगों को अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं, उनकी जनसांख्यिकी के बारे में जितना संभव हो सके उतना डेटा इकट्ठा करें। कौन इसमें रुचि लेगा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब किसी भी विज्ञापन से पहले जान लें, क्योंकि तब आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको एसईएम्स और पे पर क्लिक से बहुत सारा विश्लेषणात्मक डेटा भी मिलेगा। यह आपको इस बारे में बहुत अच्छी समझ देगा कि लोग आपकी पेज को कैसे देखते हैं, उस पर कितनी देर रुकते हैं, किस पर क्लिक करते हैं, वे कहाँ से हैं, उनकी आयु वर्ग क्या है और वे दिन के किस समय इसे देखते हैं। और फिर आप उस डेटा का उपयोग करके अपने विज्ञापन को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपको संभवतः सबसे अच्छा क्लिक थ्रू रेट मिल सके, ताकि आप अपने उस विज्ञापन से बिक्री करने का सबसे बड़ा मौका खुद को दे सकें जो आपने बाहर निकाला है। क्या यह अच्छा है? क्या यह काम करता है? खैर, बिल्कुल ये काम करता है, वरना लोग इसे नहीं करते, लेकिन ये कितना सफल होगा, ये उन सभी समीकरणों पर निर्भर करता है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी पैसा खर्च करने से पहले सही शोध करना वाकई फायदेमंद होता है। और ये बात सोशल एडवर्टाइजिंग, मीडिया एडवर्टाइजिंग पर भी लागू होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक, लिंक्डइन, रेडिट और कई अन्य प्लेटफॉर्म्स भी व्यवसायों को उपयोगकर्ता की जनसांख्यिकी, रुचियों और व्यवहार के आधार पर लक्षित विज्ञापन बनाने की अनुमति देते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर विज्ञापन करते हैं, तो यह गूगल एड्स करने से थोड़ा ज्यादा कठिन होता है। ये तो तय है। इनके पास बहुत अधिक सख्त विवरण होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आप पैसे का जिक्र नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन पैसे कमाने से जुड़ी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की सभी बातें प्रतिबंधित हैं। इसलिए आपको अपने विज्ञापनों के साथ वाकई में रचनात्मक होना पड़ेगा कि आप लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे और वास्तव में उन्हें क्लिक करवाएंगे। मेरा मतलब है, हम सब शिकायत करते हैं, है ना, सोशल मीडिया के बारे में, कि वहां कितने सारे विज्ञापन होते हैं। लेकिन आपको खुद से पूछना चाहिए, वहां इतने सारे विज्ञापन क्यों हैं और इसका तार्किक कारण क्या है? तार्किक कारण यह है कि व्यवसायों के लिए ये काम करते हैं, ये बिक्री उत्पन्न करते हैं। और यही कारण है कि जब आप सोशल मीडिया पर विज्ञापन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत विशिष्ट होता है। ये पूरी तरह से अलग तरह का विज्ञापन होना चाहिए, जैसा कि आप उदाहरण के लिए गूगल एड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अलग दर्शक वर्ग को लक्षित कर रहे हैं। आप एक अलग जनसांख्यिकी को लक्षित कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि सोशल मीडिया के लिए वह विज्ञापन अलग होना चाहिए। यह अलग-अलग के लिए भी अलग होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पर आप विज्ञापन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप लिंक्डइन पर विज्ञापन कर रहे हैं, तो आप अपने विज्ञापन में कहीं अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण रखना चाहेंगे, क्योंकि वहीं पर व्यावसायिक लोग वास्तव में सक्रिय रहते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए टिकटॉक को लक्षित कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक पर लोगों की आयु जनसांख्यिकी क्या है? मुझे लगता है कि शुरुआती किशोरावस्था से लेकर मध्य 20 की उम्र तक के लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से आपका विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, वह उनके सामने होना चाहिए ताकि वे उस पर क्लिक करें, क्योंकि यही आयु वर्ग की जनसांख्यिकी है।
उदाहरण के लिए अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों को लक्षित कर रहे हैं, तो आप इसे उस जनसांख्यिकी तक सीमित कर सकते हैं जिसे आप लक्षित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। आप करोड़ों में हैं, अगर अब तक अरबों में नहीं, जिनके फेसबुक पर अकाउंट है, ताकि आप अपने विज्ञापन के लिए उस लक्षित ट्रैफिक को वास्तव में बहुत विशिष्ट बना सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की चीजें आपको लाभ देंगी। ये आपको पैसे भी बचाएंगी, लेकिन हमेशा की तरह अगर आप सोशल मीडिया विज्ञापन करने जा रहे हैं तो सोचिए क्या उस विज्ञापन से जो विश्लेषणात्मक डेटा आपको मिलता है उसका उपयोग करें और अपने विज्ञापन को उसी के अनुसार समायोजित करें जो बिकेगा, न कि जो आपको लगता है कि बिकेगा। ग्राहक तय करेंगे कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, और अगर आपका विज्ञापन काम नहीं कर रहा है तो सोचिए आपको क्या करना होगा। आपको उसे बदलना होगा, आपको उसके साथ प्रयोग करना होगा। शायद आपको दिन के अलग-अलग समय, अलग-अलग आयु वर्ग या दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में कोशिश करनी होगी। इन सब चीजों को आप कठिन तरीके से सीखेंगे। इसका क्या मतलब है? आप अपने पैसे खर्च करते हैं, आपको कोई बिक्री नहीं मिलती, तो आप सोचते हैं मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा, वरना ये मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपको मिली हुई जानकारी का उपयोग करके रास्ता निकालना होगा, विज्ञापनों से, साथ ही उन प्रश्नावली से जो आपने शायद भरी हैं, और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी होगी कि आपको उसके लिए सही क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है। ये आपके उस विज्ञापन की प्रति क्लिक लागत भी बताएगा। क्या वह विज्ञापन आपके समय और पैसे के लायक है अगर उसकी लागत इतनी आ रही है? मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रति क्लिक 50 सेंट। यह आपके लिए पैसे का अच्छा मूल्य नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे प्रति क्लिक 5 या 6 सेंट तक ला रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा सौदा होगा। ऐसी ही चीजें हैं जिनकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप इस रास्ते पर जा रहे हैं। साथ ही डिस्प्ले विज्ञापन, यह क्या है? ये विजुअल विज्ञापन होते हैं, जैसे बैनर, इमेज, वीडियो, जो इंटरनेट पर, वेबसाइट्स और एप्स पर दिखाई देते हैं। अगर आपको याद हो तो ऐश ने कहा था कि हम एक बटन क्लिक करके व्यवसायों को हमारी वेबसाइट पेजों पर ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं। ये आमतौर पर ऊपर एक टिकर, दाईं ओर या नीचे एक विज्ञापन के रूप में होते हैं। आमतौर पर आपको इसे हटाने के लिए बाहर निकलना और क्लिक करना पड़ता है। आप कितनी वेबसाइट्स पर जाते हैं जहां हर जगह विज्ञापन होते हैं और आपको उन्हें हटाने के लिए एक्स बटन पर क्लिक करना पड़ता है? यही वह चीज है। ये डिस्प्ले विज्ञापन है जहां उन्होंने अलग-अलग कंपनियों से संपर्क किया है और पूछा है, क्या मैं अपना लोगो आपके ऊपर लगा सकता हूं? क्या मैं अपनी चीज उस पर लगा सकता हूं? और उन्होंने कहा, हाँ, आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इतना खर्च करना होगा, और उन्होंने इसे अपनी वेबसाइट्स पर लगा दिया। क्या ये काम करता है? फिर से तर्क पर वापस जाए। बिल्कुल, ये काम करता है, वरना कंपनियां वो ऐसा नहीं करती। वे इस्तेमाल कर रहे हैं लोकप्रिय वेबसाइट जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, और ऐसे में उन्हें अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही उस वेबसाइट पर जा रहे होते हैं। यही वह चीजों में से एक है जिसने मुझे वास्तव में उत्साहित किया कि हम ऑन पैसिव के साथ क्या करने जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास सचमुच लाखों यूजर्स होंगे जिनकी अपनी अपनी वेबसाइट होगी, और फिर वे हमारे पास विज्ञापन देने और अपने लोगो हमारी वेब पेजेस पर लगाने के लिए आएंगे, क्योंकि हम अपने पैसिव बिजनेस के जरिए स्वाभाविक रूप से जो ट्रैफिक ला रहे हैं उसी की वजह से। मुझे लगता है कि यह वह चीज है जिसे हम भविष्य में देखेंगे, अगले चरण में, अगली फेज में। क्या मुझे पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पहले यह ऑफर किया जाने वाला था, तो मुझे ऐसा सोचना अवास्तविक नहीं होगा कि इसे क्यों ना ऑफर किया जाए। ठीक उसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते हुए अगले चरण में जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह भी तो तर्कसंगत ही है ना? तो ये एक और अलग तरह का विज्ञापन है, डिस्प्ले विज्ञापन। हमारे पास वीडियो विज्ञापन भी है।
इसमें यूट्यूब, सोशल मीडिया साइट्स या वेबसाइट्स पर वीडियो विज्ञापनों का उपयोग करके दर्शकों को विजुअल कंटेंट के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसमें समय लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा याद है हम कल किस बारे में बात कर रहे थे? लगातार प्रयास, निरंतरता, दृढ़ता। इसी तरह आप एक यूट्यूब चैनल को बढ़ाते हैं। लगभग हर दिन मुझे कोई ना कोई कंपनी यूट्यूब पर मेरे साथ सहयोग करना चाहती है। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे चैनल पर लगभग 60,000 सब्सक्राइबर हैं। मुझे हर दिन किसी भी वीडियो पर 2 से 3,000 व्यूज़ मिलते हैं जो मैं अपलोड करता हूँ। और अगर वे मुझे टारगेट कर रहे हैं मेरे साथ सहयोग करने के लिए, ये कहने के लिए कि मैं ये शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे बालों के लिए शानदार है। मेरे सुनहरे बालों को देखो। ये सच में मेरे बालों की मदद करता है और उन्हें अच्छी हालत में रखता है। वैसे यह सिर्फ एक उदाहरण था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेरे पास बाल नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ वह ये है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहता हूँ और मेरे लक्ष्य हैं यह व्यवसाय और जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा? कौन जानता है? हो सकता है कि भविष्य में मैं लोगों के साथ सहयोग करूं अगर मुझे लगे कि यह मेरे व्यवसाय के लक्ष्यों के अनुरूप है।